हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 3 जनवरी के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा कर दी है, तो उन सभी अवार्ड्स की भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करेंगे 3 जनवरी के करंट अफेयर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा, जैसा कि हमने बात की है, स्पोर्ट्स अवार्ड से है। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत सरकार का जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो भारत का खेल मंत्रालय है, उसने हाल ही में स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 के लिए इस साल 4 खिलाड़ियों को दिया गया। इनमें डी गुकेश शामिल है, हरमनप्रीत सिंह शामिल है, प्रवीण कुमार शामिल है, और एक और जो जिन्हें दिया गया है वो है मनु भाकर। यहां पर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे नहीं दिया गया, तो यह है नवदीप सिंह, जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। 4 खिलाड़ियों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सम्मानित किया है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। यहां पर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2021 तक यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता था, 2021 तक। अब इसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेलों के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए, पिछले 4 सालों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। सबसे पहली बार जब इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में, तो पहला पुरस्कार दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। अब देखिए, 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंफ्यूज मत होना, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था जब शुरू हुआ 1991-92 से, और 2021 तक राजीव गांधी जी के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन उसके बाद 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2024 के लिए 4 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है, अनाउंस किया गया है। डी गुकेश, आप सभी को पता होना चाहिए कि 2024 में ही यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे डिंग लिरेन को हराकर, डी गुकेश। हरमनप्रीत सिंह, पेरिस ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज जीता था ना, उसके कप्तान थे हॉकी टीम के, तो इनको भी दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रवीण कुमार की बात करते हैं तो पैरा एथलेटिक्स से इन्होंने T64 हाई जंप कैटेगरी, जो कि पैरा जंप की एक कैटेगरी होती है, इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था पेरिस पैरालंपिक में। किसने? प्रवीण कुमार ने। इसके बाद आती है मनु भाकर, इनको तो आप सभी जानते होंगे, शूटिंग की खिलाड़ी है, पहली भारतीय जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने शूटिंग में अपने नाम किए थे। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है, अनाउंसमेंट किया जा चुका है। 1991 से 2021 तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता था, और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता है। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदला गया था। 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया था। दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं, इंडिया के बहुत ही फेमस। आगे आइए, सेकंड आते हैं हमारे पास अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो खेलों के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ही दिया जाता है। शुरुआत की गई थी 1961 में, और 2024 के लिए 32 प्लेयर्स को दिया गया अर्जुन अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में।
यहां पर देखिए मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, मैंने आपको लिस्ट पूरी दे दी है। पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, या फिर पॉज करके पढ़ लेना इसे यहां पर। ओके, पॉज करके पढ़ लीजिएगा पूरा जो डिटेल है। आपको यहां पर 32 खिलाड़ी मैंने मेंशन कर दिए हैं। इनमें जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योति यारा जी को याद रखिएगा, और वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। जर्मनप्रीत सिंह को याद रखिएगा, इसके अलावा वंतिका अग्रवाल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अन्नू रानी को याद रखिएगा, यहां पर प्रीति पाल और राकेश कुमार को याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राकेश कुमार और प्रीति पाल। इनके अलावा जीवनजी दीप्ति या दीप्ति जीवनजी पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। एक नवदीप सिंह काफी फेमस रहे हैं, है ना, पैरालंपिक में, इनको याद रखिएगा। और बाकी तो फिर सभी को एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। स्वप्निल सुरेश कुसाले को याद रखिए, निशानेबाजी में बहुत ही फेमस है। तो इन सभी को याद रखो, एक बार देख लीजिएगा। 32 प्लेयर यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं रेगुलर कैटेगरी के अर्जुन अवार्डी। इनके अलावा अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में योगदान दिया हो और संन्यास लेने के बाद भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं खेलों को योगदान दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हें फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये दो खिलाड़ियों को दिया गया है, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स के लिए और मुरलीकांत राजाराम पैटकर पैरा तैराकी के खिलाड़ी हैं। इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है, कमेंट में बताना कि क्या है। मुरलीकांत राजाराम पैटकर की सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि कौन सी है, कमेंट में बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये हो गए अर्जुन अवार्ड। इनके बाद आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। कोच को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या खेल मंत्रालय कोच को देता है, जिन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं, जिनको उन्होंने ट्रेन किया है, उनको बहुत अच्छा ट्रेन किया और उनके खिलाड़ी कहीं ना कहीं नेशनल या इंटरनेशनल पदक जीत के लाए हों, तो ऐसे कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। 2024 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में 2 कोचों को दिया गया और रेगुलर कैटेगरी में 3 कोचों को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड। यहां पर सुभाष राणा पैरा निशानेबाज हैं, दीपाली देश पांडे ये भी निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है, और संदीप सागवान हॉकी के खिलाड़ी है। तो इनको दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी की बात करें तो एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अर्मांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, है ना। तो ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। तो ये द्रोणाचार्य अवार्डी जो कोच है उनकी हमने यहां पर बात की है। एक आती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इसकी बात करें तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया हो, जहां के स्टूडेंट्स ने खेलों के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया हो, तो फिर उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है यूनिवर्सिटी को। वैसे अब ये जो ट्रॉफी है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले जो यूनिवर्सिटीज है उनको दी जाती है। खेलों के क्षेत्र में यह सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, जो कि 1956-57 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, यूनिवर्सिटी को दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 2024 का ये जो खिताब है, 2024 के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया ओवरऑल विनिंग यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट रनर अप रही यहां पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब की है, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी है। ओके, तो स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, आपको स्पेसिफिक वीडियो भी है क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आप वहां से देख लेना। और इसके अलावा यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी है जो जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो हाल ही में इसके नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए भुवनेश कुमार। आंसर बी। कौन? भुवनेश कुमार। यह है भुवनेश कुमार। सबसे पहले तो यह समझिए कि भुवनेश कुमार एक आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर है। 1 जनवरी 2025 को इन्हें
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे उड़ाई के रूप में जाना जाता है, इसका हाल ही में नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। भुवनेश्वर कुमार अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, जिनको अब सीईओ बनाया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अभी तक सीईओ के रूप में कौन कार्यरत थे? अमित अग्रवाल। इनका स्थान लिया है किसने? भुवनेश कुमार ने। अब यहां पर हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, भारत सरकार ने 2009 में इसे स्थापित किया था। उद्देश्य क्या था? भारत के हर नागरिक को एक यूनिक पहचान प्रोवाइड करना, प्रदान करना। एक यूनिक पहचान एक नंबर से मिलेगी और इसे नाम दिया गया आधार नंबर। आधार कार्ड की संस्था है। ओके, मुख्य उद्देश्य एक नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम स्थापित करना, जिसे आधार कहा जाता है। तो यह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हाल ही में नए सीईओ कौन बने? भुवनेश कुमार। अब यहां पर इसी संस्था के अगर प्रमुख की बात करें तो यह नीलकंठ मिश्रा है वर्तमान में, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि देखिए काफी डिमांड आ रही थी, तो आप सभी के लिए कुछ समय और जो 100 RGS का जिसने भी कोर्स अवेल किया है, उन सभी के लिए सिविल सर्विसेज का जो आरंभ बैच है हमारा, जो कि नॉर्मली काफी कॉस्टली है, वो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। अगर आपने 100 RGS ज्वाइन कर रखा है या नहीं भी ज्वाइन किया है तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसे ज्वाइन करने के बाद आपके लिए जो आरंभ बैच है हमारा सिविल सर्विसेज का, वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको 99 रुपीज में अवेलेबल होता है। 5 जनवरी तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। इसके अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर भी आपके लिए कोर्सेज पर काफी अच्छा जो डिस्काउंट है वो अवेलेबल है। आप फायदा उठा सकते हैं और इसे भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए, नीचे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रोज मैं देता ही हूं, मेंशन करता हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आगे आएंगे। मनीष सिंघल ने हाल ही में एसोचैम के महासचिव का पद संभाला है। एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए एसोचैम के हाल ही में नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है मनीष सिंघल को। एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, 1920 में। पहले तो सर ये बताइए कि एसोचैम एक्चुअल में है क्या, एसोचैम होता क्या है? तो पहले हम बात कर लेते हैं एसोचैम की। भारत में जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्रियल मतलब जितने भी व्यापार हैं, व्यापारी है, औद्योगिक संगठन है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में ट्रेड और इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स के डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। अगर उद्योगों को, इंडस्ट्री को कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो वो अपनी कंप्लेंट किसके पास लेकर जाएंगे? एसोचैम के पास, क्योंकि यही इनका एक ग्लोबल संगठन है। जैसे हम व्यापारी संघ बना लेते हैं, वैसे एसोचैम काम करता है, व्यापार और उद्योगों का एक संगठन है। एसोचैम भारत की इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए नीतिगत उपायों की वकालत करता है। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या बिजनेस है, उनका एक संगठन है ये नेशनल लेवल का। तो उद्योगों के और व्यापारियों के अधिकारों की यह संस्था बात करती है। वर्तमान में 4.5 लाख मेंबर छोटे बड़े एमएसएमई उद्योगों का यह प्रतिनिधित्व करता है ना। तो एसोचैम, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है और संजय नायर वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। अभी जो अपॉइंट हुए हैं समझिए वो कौन है? महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल। कौन अपॉइंट हुए? एसोचैम में मनीष सिंघल। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इस संस्था के संजय नायर। हाल ही में एसोचैम ने मनीष सिंघल को अपना नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया है। अभी तक इस पद पर दीपक सूद थे, जिनका स्थान लिया है मनीष सिंघल ने एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल के रूप में। प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री और वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?
तो बहुत ही फेमस एक वनस्पति शास्त्री और वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर के.एस. मणिलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए साइंटिफिक क्षेत्र में 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। यह हैं मणिलाल जी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया है। 86 वर्ष इनकी एज थी। भारत के केरल राज्य के रहने वाले थे। केरल के त्रिशूर में ही हाल ही में वनस्पति शास्त्री पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के.एस. मणिलाल का निधन हो गया। जो मणिलाल है, के.एस. मणिलाल, इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है ना, प्राचीन लैटिन वनस्पति शास्त्री ग्रंथ है एक, जिसका नाम है हॉर्ट्स मालाबारिक्स। इस ग्रंथ का इंग्लिश और मलयालम में अनुवाद करने का श्रेय इनको दिया जाता है। काफी सारे जो वनस्पति की प्रजातियों की खोज का श्रेय भी दिया जाता है के.एस. मणिलाल को। हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। के.एस. मणिलाल। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। अब इंट्रोवर्ट समझते क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने आप में ही खोए रहते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा सामाजिक रिलेशन नहीं होते हैं, मतलब रिलेशन नहीं होते और वो खुद ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, इन लोगों को सम्मानित करने के लिए, इनके प्रति पूरे वर्ल्ड को अवेयर करना कि भाई जो आपसे कम घुलते मिलते हैं ना, वो भी समाज का हिस्सा है और ऐसे लोग ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो इनको सम्मान देना वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? तो यह डे हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। हर साल 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे अंतर्मुखी लोगों की अद्वितीय गुणों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। न केवल उनके शांत शक्ति, आत्मनिरीक्षण करने का उनका जो स्वभाव है, उसका सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, बल्कि समाज में इंट्रोवर्ट लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना भी इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंट्रोवर्ट लोगों की एक विशेषता होती है कि क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपसे कम घुलेंगे मिलेंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं। गहरी सोच होती है, डेप्थ थिंकिंग। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से काम करने की उनकी शक्ति होती कि भाई मैं अकेला ही सब कर लूंगा, और वो कर भी जाते हैं। तो इंट्रोवर्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ले लो, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि इंट्रोवर्ट स्वभाव के देखने को मिले। एलन मस्क शुरुआती दौर में ऐसे ही थे। तो बहुत सारे और ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं देखिए दुनिया भी बदलने की हिम्मत रखते। तो इन्हीं लोगों को सम्मानित करना वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को हर साल यह डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 1 जनवरी को साल का पहला दिन है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 जनवरी को हर साल ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है और 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे और 2 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। डन। आगे आइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस फाइनेंशियल ईयर तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है? तो यूनियन कैबिनेट ने एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इसे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक 1 साल और बनाए रखने की हाल ही में घोषणा की है, मंजूरी प्रदान की है। इन दोनों ही योजनाओं के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कुल 69,515 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस डिसाइड किया गया है, बजट रखा गया है, जो कि अभी खत्म होने वाला था लेकिन अब बजट को बढ़ाया गया है और 1 साल के लिए इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है 2025-26 तक के लिए। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा
जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनके कारण जो किसानों की फसल खराब हो जाती है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, शायद मध्य प्रदेश के नीमच मंडी का था। पानी आ गया, क्योंकि भाई मावठा गिरता है, ठंड के मौसम में पानी गिरता है, पानी आ गया तो लहसुन की जितनी भी फसल थी वो बह गई, खत्म। अब किसानों ने 4 महीने मेहनत करके उस फसल को उगाया, अब भाई वो तो बह गई। अब ऐसी कंडीशन में ये जो नेचुरल डिजास्टर है तो किसानों को तो कहीं ना कहीं भाई आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा। ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, बीमा करवा लिया जाता है फसल का। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है, तो किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिल जाएगा। मंत्रिमंडल ने बीमा योजना में टेक्नोलॉजिक इंप्रूवमेंट के लिए 824.77 करोड़ आवंटित किया है और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कोष की स्थापना करने को मंजूरी दी है। ट्रांसपेरेंसी, इससे होगा क्या? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना। किसान अपनी फसल का जो दावा कर रहे हैं कि उनको चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गवर्नमेंट तक सही न्यूज जाएगी, सही चीजें गवर्नमेंट को पता चलेगी और जल्द से जल्द किसानों की जो बीमा प्रक्रिया है फसल के ऊपर उसको पूरा किया जा सकेगा। तो एक कोष को भी स्थापित किया करने को मंजूरी गवर्नमेंट ने दी है और इन दोनों योजनाओं को 2025-26 तक गवर्नमेंट ने बढ़ाने की मंजूरी दी है। यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। रबी और खरीफ की सभी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होती है देश में। प्राकृतिक आपदा, कीटों का हमला हो गया, कोई भी जोखिम है तो उसके हानि से फसल की जो हानि होती है किसानों को उससे बचाया जा सकता है और किसानों को उनकी फसल का बीमा सुरक्षा या मुआवजा गवर्नमेंट प्रदान करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। शुरू कब की गई थी? 2016 में और अब बढ़ाया गया है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है? डीआरडीओ 2025 में 1 जनवरी को इसने अपना हाल ही में 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 67th स्थापना दिवस डीआरडीओ का। डीआरडीओ जानते हैं? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही डीआरडीओ के नाम से जाना जाता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च करने के लिए या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है। इंडियन गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजीज को विकसित करना, सिस्टम का विकास करना, यह मुख्य काम है डीआरडीओ का। न जाने कितने ही वेपन्स डीआरडीओ बनाता ही रहता है ना। आपने मूवीज में भी देखा होगा, हर जगह सुना होगा। सबमरीन बना रहा है डीआरडीओ, मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीजें डीआरडीओ ऑल ओवर हमारे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का काम डीआरडीओ का है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी सबसे पहली बार। काफी सारे अलग अलग उस वक्त छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको मिलाकर डीआरडीओ बना दिया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। तो स्थापना पता चल गई 1958 1 जनवरी, और 1 जनवरी 2025 को इसका 67th फाउंडेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया डीआरडीओ का। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत थे। 2022 में अपॉइंट हुए थे। इस साल 2024 लास्ट ईयर इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इनको 1 साल का एक्सटेंशन, 1 साल का विस्तार दिया गया है। इनके कार्यकाल में एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का। ठीक है, तो 31 मई 2025 तक अब डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे समीर वी कामत। आगे आइए। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना को शुरू किया है जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन।
आपको पता है इसे नवंबर 2024 में अनाउंस किया गया था, तब भी हमने इसकी बात की थी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, पूरे देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सभी के लिए नेशनल और इंटरनेशनल शोध लेख और ऐसे जो जर्नल्स हैं उन तक सभी स्टूडेंट को एक्सेस मिल सके, जिनको जरूरत है इन रिसर्च पेपर्स की उनको एक्सेस मिले, उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 1 जनवरी 2025 को हाल ही में इसे देश में शुरू किया गया। देखिए 1,80,00,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट है ना देश में, उनको मुफ्त में इंटरनेशनल जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स यहां पर प्रोवाइड हो पाएंगे, उन्हें दिए जा सकेंगे उनकी रिसर्च के लिए, उनके नॉलेज के लिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर 6,300 से ज्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड होगी। आईआईटी, आईआईएम, जितने भी ऐसे संस्थान हैं वो सभी यहां पर रजिस्टर्ड होने वाले हैं, 6,300 से ज्यादा। इस योजना के तहत स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 30 से ज्यादा बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स तक आसानी से पहुंच पाएंगे, आराम से एक्सेस कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे कि भाई क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या नेशनली और इंटरनेशनली साइंटिस्ट ने क्या क्या खोजा है। ये एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट को मिलने वाला है। योजना का संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो कि यूजीसी के अंतर्गत आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल के लिए 2025, 26 और 27 इन 3 साल के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इतना पैसा अलॉट किया गया है 3 साल के लिए इस स्कीम पर। इजी था। जो सभी गवर्नमेंटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं हैं, इस योजना का आसानी से लाभ उठा पाएगी। सभी रिसर्च पेपर को, जो रिसर्च हुई है, जो जर्नल्स हैं, उनको एक्सेस कर पाएंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को लागू किया गया देश में 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुए हैं? तो शेंगेन क्षेत्र में या शेंगेन एरिया में 1 जनवरी 2025 को बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं। दोनों ही यूरोपीय देश, यूरोपीय देश। अब यहां पर पहले तो यह समझे कि शेंगेन एरिया एक्चुअल में है क्या, तो हमको समझ में आए कि भाई बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुए हैं, तो है क्या शेंगेन क्षेत्र? यूरोप के देखिए कुछ देश एक साथ आते हैं और वो आपस में ट्रीटी करते हैं। इसके आधार पर जो बाउंड्री से देशों की, जो भी मेंबर कंट्री है, वो अपने देशों की बाउंड्री पर एक दूसरे के नागरिकों को बिना जांच के, बिना तलाशी लिए आने जाने देंगे, ताकि उनको सहूलियत हो, उनके नागरिकों को, जो मेंबर कंट्री। ये जो भी देश इसके मेंबर है वो कहलाते हैं शेंगेन कंट्री, या ये शेंगेन क्षेत्र के मेंबर है। 1 जनवरी 2025 को रोमानिया और बुल्गारिया, दोनों ही यूरोपीय देश, ये मेंबर बने हैं शेंगेन क्षेत्र के। वैसे दोनों ने ही 2007 में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता ली थी और मार्च 2024 में आंशिक रूप से ये शेंगेन क्षेत्र में जो फ्री मूवमेंट जोन है उसमें शामिल हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली इनको सदस्यता नहीं दी गई थी, पूर्ण रूप से शामिल नहीं थे। कुछ पेपर वर्क हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो आंशिक रूप से तो शामिल हो गए थे मार्च 2024 में, लेकिन अब इन्हें 1 जनवरी 2025 में पूर्ण रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया। सीमा जांच के बिना एयर और सी ट्रेवल, ये जो शेंगेन कंट्रीज होती है वो आपस में एयर और सी ट्रेवल को बिना जांच के अप्रूव करती, एक दूसरे के नागरिकों की तलाशी नहीं लेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। तो शेंगेन क्षेत्र यूरोपीय देशों का एक समूह है जहां सदस्य देशों के बीच में जो बॉर्डर कंट्रोल है उसे समाप्त कर दिया जाता है एक दूसरे के नागरिकों के लिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रेड बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा टूरिस्टों को आसानी होगी वो उतना ज्यादा ट्रेवल करेंगे। बार बार अगर इमिग्रेशन में ही फंसे रहे तो परेशान होते रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से भाई इनको छूट मिले, आसानी हो, तो शेंगेन एरिया बनाया गया है यूरोपीय देशों के मध्य में।
वर्तमान में 29 मेंबर कंट्री है यूरोप की शेंगेन क्षेत्र में। अभी जो बनी वो है बुल्गारिया और रोमानिया 1 जनवरी 2025 में। इनको मिलाकर हुई 29, इनके पहले थी 27। बुल्गारिया और रोमानिया दोनों ही यूरोपीय देश है। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। अगर मैप पर इनकी नेबर कंट्री की बात करते हैं तो देखिए पहले बुल्गारिया की बात करते हैं। बुल्गारिया की नेबर कंट्री में उत्तर में देखने को मिलता है रोमानिया, पश्चिम में आते हैं तो सर्बिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और दक्षिण में आएंगे तो इधर से ग्रीस और यहां पर ये जो एरिया है तुर्की का एरिया है। तो ये बुल्गारिया की नेबर कंट्री है और पूर्व में देखने को मिलेगा ब्लैक सी। बुल्गारिया के ऊपर जाएं तो रोमानिया, रोमानिया की नेबर कंट्री की बात करते हैं तो देखिए यहां से तो इससे टच हो गया यूक्रेन, मोल्डोवा, इधर से आते हैं तो हंगरी, दक्षिण पश्चिम से सर्बिया, दक्षिण से बुल्गारिया और पूर्व में आएंगे तो ब्लैक सी। ओके, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पॉज करके देख लेना तो इजीली समझ में आ जाएगी नेबर कंट्री कौन कौन है। दोनों ही देश ब्लैक सी से कनेक्ट होते हैं ईस्ट में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। सुधारों का वर्ष, भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। भारत में जो आर्म्ड फोर्स है उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वॉरफेयर की तैयारियों में आधुनिकता लाने के उद्देश्य से सुधारों का वर्ष घोषित किया 2025 को भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। 2025 में जो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो साइबर और स्पेस जैसे नए नए सेक्टर में काम करने वाली है, रिसर्च करने वाली है और नई नई टेक्नोलॉजीज पर यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री ध्यान केंद्रित करेगी। जो आर्म्ड फोर्स है उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करेगी ताकि भारतीय सेना और जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूस्ट मिले। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ओके, 3 जनवरी 2025 के सभी करंट अफेयर हमने यहां पर डिटेल में समझे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे लास्ट डे के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं फटाफट। डिटेल हमने कल एनालिसिस किया था डिटेल में सभी क्वेश्चन को, आज हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रिवीजन, पश्चिम बंगाल की टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट बंगाल। किसको हराया? केरला की फुटबॉल टीम को। 2024 के अंत में त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने हत्या और अपराध की बढ़ोतरी के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित की है। यह देश किस महासागर में स्थित है? तो यह देश देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन में, कैरेबियन सी में। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पीरे सिल्वेन फिलियोजेट का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो 2024 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वो लगाया गया है 6.6%। कितना? 6.6%। किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया? तो यह सर्टिफिकेट दिया गया है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? तो इस सिरिंज को विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना 2.0 की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 31 जनवरी 2025 तक की है। तमु लोहसार त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश में नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह मनाया जाता है भारत के पड़ोसी देश नेपाल में और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मनाया जाता है, स्पेशली सिक्किम में। विपुल कुमार अनीश दयाल सिंह के स्थान पर किस संस्था के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए? तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं विपुल कुमार सीआरपीएफ के।
भारतीय थल सेना ने पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। पेंगोंग झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे डिटेल में। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई है? तो आपको पता होना चाहिए कि पीएम को उनके पद की शपथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और 2004 में उस वक्त प्रेसिडेंट थे मनमोहन सिंह। जब पीएम बने पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम। 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो 2024 के लिए 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वेंकैया नायडू को 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो वेंकैया नायडू को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, इनमें से एक थे वेंकैया नायडू। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हैं, आंसर मिल गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा बिना गूगल किए। ओके, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसी सेशन में मैंने आपको बता दिया है। पद्मश्री प्राप्त जोधैया बाई किस कला से संबंधित है? कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित शहर है? गुजरात का सूरत। तीनों ही क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।